स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेकर आए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 आईयूपीएसी नामकरण। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे भाई। तो फाइनली जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था वो वाला पल आ गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो भी आपका पहले था, मतलब बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए। और ये वाली बात मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है उनके लिए भी, और जिनको नहीं आता उनके लिए भी। जिसको जीरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, जीरो केमिस्ट्री आता है, उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा आएगा, उस चीज की गारंटी मैं देता हूं। बस उसके लिए काम वो करना रहेगा जो मैं बताऊंगा। जैसे जैसे मैं बोलूं वो वाली चीज कर लीजिएगा। अगर वो कर लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मेरा फेवरेट पार्ट अगर केमिस्ट्री में कुछ है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जब सिलेबस एंड होगा तो आपका भी ये फेवरेट पार्ट होने वाला है ना। और जब एग्जाम होगा तो आपको लगेगा कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे कि सर सबसे इजी पोर्शन अगर कोई आया है तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आया है। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खम्मा गणी भाई, सत श्री अकाल, आदाब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो 2 चैप्टर है ना आईओसी के, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। 2.0 वाले भी शायद काफी लोग हैं यहां पर। एक बार 2.0 वाले अटेंडेंस लगाना। आवाज फट रही है, फट नहीं रही है, थोड़ी आवाज स्लो कर लीजिए उधर, ठीक हो जाएगी। अबे स्पैम 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 तो शायद नहीं करते होंगे तुम लोग, करते होगे स्पैम भी? है भाई, स्पैम करने वाली जनता भी है क्या यहाँ पर? सीएमएस क्या है? हाँ ये डाउट है ना, सारे डाउट बताएंगे अपन। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, टेंशन ना लीजिए भाई। टू पॉइंट काफी लोग हैं। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कैसे कैसे हमारा पूरा सेशन चलने वाला है, मतलब पूरे बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चलने वाली है उसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई भी हो, 1.0 2.0 कुल मिला के यकीन नीट हिंदी का हमारा बैच है, हिंदी मीडियम है, उससे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को यकीन 1.0 यकीन 2.0 परिवार दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे और आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। हाँ भाई, सबसे पहले एक जो बड़ा डाउट है वो बता देता हूं मैं। सबसे जो बड़ा डाउट है जो मेरे को दिख रहा है, तो पहले उसको क्लियर करते हैं। यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं क्योंकि यहां तो होगा नहीं आपसे, मेरे को लग रहा है कि थोड़ी मैकेनिज्म इसकी टफ लग रही है। सीएमएस का क्या मतलब है? सीएमएस का मतलब है केमिस्ट्री बाई, एम का मतलब मोहन,
एस का मतलब होता है सिंह या सर, जो भी लगाना चाहो मर्जी आपकी, या मोहन सर, जो भी लगाना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री बाई मोहन सिंह सर, केमिस्ट्री बाई मोहन सर, ये हमारे पास है। ठीक है, डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, डन है, ये वाला डाउट क्लियर है, ये वाला डाउट क्लियर हो गया, एक डाउट तो क्लियर हुआ ना। ठीक है, अब इसके बाद बाकी चीजें अपन बात करेंगे। गंवार गैंग 2.0 चलो हाँ, ये वाली चीज भी चलो मेरे को याद आ गई है। तो जो लोग मान लो 2.0 से आए हैं, या जो लोग मेरे से पढ़े हैं लास्ट ईयर भी, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मेरे से पढ़े होंगे शायद, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है, और जो नहीं पढ़े वो मैं बता देता हूं कि हमारा एक तकिया कलाम है जो जनरली मैं बोलता हूं, वो है हमारे पास, एक तो ये वर्ड आएगा काफी बार, ठीक है, गंवार, ठीक है, और ये वर्ड भी काफी सुनने को मिल सकता है, ज्ञानी। ठीक है, ये दोनों ही मतलब अपने तकिया कलाम है, प्यार से बोलता हूं मैं। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं, अरे सर ये क्या हमको गंवार कैसे बोल दिया। मैं आपका और मेरा जो रिश्ता है मैं बता देता हूं, हमारा जो रिश्ता है वो मान लीजिए आप दोस्ती का रिश्ता है। सबसे पहले हम और आप और हम दोस्त हैं। उसके बाद अगर बात करें हम, तो मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप छोटे बहन भाई हो मेरे, तो मैं आपको डांट सकता हूं। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सा आपका टीचर भी हूं, है ना, थोड़ा सा तो हूं, तो उस लिहाज से भी मैं आपको डांट सकता हूं। ठीक है, तो तीनों ही वजह से मैं आपको डांट सकता हूं। तो अगर कभी कभार कुछ बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वाली चीज में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, गंवार ज्ञानी मतलब दोनों ही सेम ही चीज है मेरे लिए। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत ले, गमार नहीं गमार नहीं, गंवार और ज्ञानी। क्लियर है भाई, मैराथन में पढ़े हैं या बैच में भी पढ़े होंगे लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये वाले वर्ड यूज होते हैं, वहां तो मैराथन में तो शायद मैंने यूज नहीं किया होगा, बट यहां मैं यूज कर देता हूं, बैच में यूज होगा, फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो इसके बारे में टेंशन ना ले। ठीक है भाई, डन है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास ये बैच कैसे चलने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी, आज अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें करनी है। जो मैं कोई भी बैच स्टार्ट होता है, कोई भी बैच होता है, उसकी जो पहली वाली क्लास है उसमें बताता हूं कि किस तरीके से हमारे पास इस पूरे बैच में चीजें चलने वाली है, कैसे कैसे अपन चीजों को लेके चलेंगे, और क्या आपको करना होगा, क्या मेरे को करना होगा, क्या मेरा आपसे कमिटमेंट रहेगा, आपसे प्रॉमिस रहेगा, क्या आपको मेरे से कमिटमेंट करना है, प्रॉमिस करना है, और वो चीज पूरी भी करनी है। क्लियर है, तो ये वाली चीज है। उसके बाद अपन परिभाषा किसकी, सब्जेक्ट की, जो पढ़ने वाले हैं उसकी परिभाषा की बात करेंगे। देन संरचनात्मक निरूपण, ये हमारा पहला टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे हुए, मेंस में पूछे हुए, नीट में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, पूरी चीजें पढ़ेंगी तभी हमारे पास पूरे नंबर आएंगे। क्लियर है, मेरा जो टारगेट है आपसे, वो टारगेट ये है कि जब आपका नीट 2026 का फाइनल पेपर आपके सामने आए, तो जब आप केमिस्ट्री का पेपर देखो या कोई भी सब्जेक्ट का अगर पेपर देखो, मान लो आपने पेपर देखा, आपको कोई सब्जेक्ट की वजह से या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ आया है और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया और आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएं और वहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करें और एक लाइन से सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ये मेरा आपसे वादा है कि ये वाली चीज आप फील कर पाओगे अगर आप सारे काम जो मैं बोलूंगा वो करोगे। तो सारी चीज पढ़ाई जाएगी, वहां पर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो आएगा आपके नोट से बाहर नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट आएंगे सारे के सारे आपके नोट से ही आएंगे। मतलब अगर आपने नोट्स अच्छे से कर लिए, क्लास में जो पढ़ा रहा हूं वो चीज अच्छे से कर लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर में। ठीक है, पेप सर फुल फॉर्म, पेप सर फुल भाई, पेप सर की फुल फॉर्म पेप सर ही है। ये क्या बात हुई भाई, बोले पेप सर की फुल फॉर्म, पेप सर की फुल फॉर्म पेप सर से पूछते, हमसे काहे पूछ रहे हो भाई, हैं? अरे हमसे काहे पूछ रहे हो, उनसे ही पूछिए। तो ये है। अच्छा, तो कुछ जरूरी बातों में अपन बात करते हैं हमारे पास। कुछ जरूरी बातें, तो जरूरी बातों में हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं,
जो आपके क्वेश्चन है वो है, और ये वाली चीज जो है मैं पहली क्लास में करूंगा, इसके बाद नहीं करने वाला हूं, इसके बाद नहीं करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद ये वाली बातें नहीं होंगी। इस बैच में पढ़ने के एक फायदा ये है कि आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा थोड़ा, तो आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा। दूसरा, आपको सारी चीजें पढ़ने में डिटेल में मिलेंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है तो आपको सारी चीजें अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। अब इधर आ जाइए। सर ओसी में भी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग, अरे भाई सब मेरे ऊपर छोड़ दो अभी, आप प्लीज अपनी साइड से कुछ नहीं, सब मेरी बातें सुनो, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कुछ जरूरी बातों में जो है हमारे पास, सबसे पहले क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये वाला कलर शायद चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको यानी कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, वो चीज बताऊंगा। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, आपका और हमारा एक प्रॉमिस रहेगा, वो वाली चीज अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। मेरा कोई भी बर्थडे नहीं है आज, मेरा बर्थडे आएगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा तब, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मतलब पेपर के तो बाद ही आएगा, रिजल्ट के हो सकता है रिजल्ट से पहले आ जाए, बट पेपर के बाद ही आएगा, तो कोई टेंशन मत लीजिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। नहीं चाहिए बेनिफिट, अच्छा BEN स्पेलिंग का बोल रहे हो क्या, लो मैं मटेरियल लिख देता हूं। हिंदी माध्यम के बच्चे होते हुए हमारी इंग्लिश सुधार रहे, ठीक है। चलो अब मैं आपको पहले एक बार मेरे बारे में हल्का सा बता देता हूं। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं, और 2017 से मतलब मैं वो वाला टाइम बता रहा हूं जब से मैं मतलब इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगा हूं, जो कि इंडिया लेवल पर है। पहले मैं 4.5 साल सिर्फ जेई मेंस और जेई एडवांस का ही पढ़ाया है, ठीक है। ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तो वो कोचिंग सिर्फ जेई मेंस और एडवांस की ही थी, और पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में ही था, ठीक है। कॉलेज से सीधा मैं वहीं पर गया था, तो वहां पर पढ़ाया मैंने। वहां पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 47, सबसे बेस्ट रैंक आई है एडवांस की। और उसके बाद जो एक बच्चे की रैंक आई थी वो आई थी 567, ये भी एडवांस की ही रैंक है। बाकी मेंस की 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक आई हुई है, तो मेंस के मैं रैंक नहीं बता रहा हूं, बट एडवांस की सबसे अच्छी रैंक ये है, क्लियर है। नीट का यहीं पर आके पढ़ाने स्टार्ट किया है, जब पीडब्ल्यू स्टार्ट हुआ था तो अंडर जब 100 लोग भी नहीं थे तब से मैं पीडब्ल्यू के अंदर हूं, और तभी से यहां पर पढ़ा रहा हूं। नीट को, जेई मेंस को, जेई एडवांस को, सभी को यहां पर पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। तो एकदम बढ़िया तरीके से चीजें पढ़िएगा। बात रही, मैं खुद इंजीनियर हूं, मतलब इन वाले एग्जाम्स की मैंने प्रिपरेशन की हुई है। जेई मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, जेई एडवांस का भी क्वालिफाई किया हुआ है, बट मतलब कॉलेज नहीं मिला था, ठीक है। और जेई मेंस में जो मेरे को कॉलेज मिला है, जहां से मैंने बीटेक की, वो है NIT जालंधर, ठीक है। वहां से मैंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल ब्रांच से। तो इन सारी चीजों का वैसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि आपको यहां पर क्लास में जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो किस तरीके का है, वो वाली चीज आपको देखनी है।
क्लास में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो देखा जाएगा। यहां पर जो क्लास में मैं आपको कंटेंट दूंगा उसमें आप नीट के हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन को कर पाओगे, सारी चीजें आप कर पाओगे। क्लियर है? किस तरीके से चीजें चलेंगी, किस तरीके से नहीं चलेंगी, वो सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी। ठीक है, डन। शादी का बेटा तारीफ नहीं हो रही है, मेरे को खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती है बेटा। तारीफ हमारी कभी भी हमारे खुद के द्वारा नहीं होती है। टीचर की तारीफ वो होती है जब बच्चा स्टेज पर खड़ा हो और मैं आपके लिए या टीचर आपके सामने हो। स्टेज जब सेलिब्रेशन का स्टेज हो रहा हो। मैं 2.0 में पढ़ा रहा था, वहां पर भी मैंने एक ही बात बोली थी। 1.0 में अभी आया हूं तो यहां पर भी मेरी एक ही बात है कि मेरा सपना यहां पर इस बार सिर्फ रैंक का है, सिलेक्शन का नहीं है कि भाई इतने नंबर ऑफ सिलेक्शन करवा लिए, उस वाली साइड में हुई नहीं। हमें यहां पर प्रिपरेशन करनी है रैंक की। मैं यहां पर एफर्ट्स डालूंगा रैंक के लिए कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक कैसे आएगी इस बैच से, उस बात पर फोकस किया जाएगा। कंटेंट बिल्कुल जमीन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है और वो इस बैच को ले लिया है 10th के बाद, तो उसको सारी चीज समझ में आएंगी, चाहे उसने 11th पढ़ा हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, 12th पढ़ा हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, सारी चीज आपको समझ में आएंगी यहां पर, सारी की सारी पूरा। क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाएंगे। किसी ने इनऑर्गेनिक पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, जितना इनऑर्गेनिक यूज में आएगा वो सारी चीज मैं यहां पर बताऊंगा। जितनी सारी चीज, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया है, मोल कंसेप्ट पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? सारी चीज बताऊंगा। वहां की भी कोई चीज नहीं समझ में आती है वो सारी चीज यहां पर बताई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो आपके लेवल रहेगा, लेवल की चीजें। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एडवांस का पढ़ाने वाला हूं, नहीं, जे एडवांस का नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्यों जे एडवांस का मैं क्यों पढ़ाऊं जब वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। बट हां, आपके एग्जाम का लेवल अगर ये है तो आपके एग्जाम के लेवल से ये वाली चीज पढ़ाऊंगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट की हो और चाहे वो क्वेश्चंस की हो। तो अगर आपका एग्जाम इस लेवल तक भी जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके नोट्स का लेवल हमेशा आपके एग्जाम के लेवल से ऊपर ही मिलने वाला है। आपके नोट्स का जो लेवल है वो आपके एग्जाम से ऊपर ही मिलने वाला है। क्लियर है? और मेरा एक ही सपना है कि जब नीट 2026 का सेलिब्रेशन हो रहा हो तो आप सब लोग स्टेज पर हो, पूरे हिंदी मीडियम के बच्चे, और मैं आप सभी के लिए स्टेज के सामने आप सभी के सेलिब्रेशन का पार्ट बन रहा हूं और आप सभी के उस सेलिब्रेशन के पल को सेलिब्रेट कर रहा हूं आपके साथ। आपके लिए तालियां बजा रहा हूं कि यार जो आप अपनी स्ट्रगल की कहानियां सुना रहे हो कि आपने इस टाइम इतनी पढ़ाई की, वो सारी चीज की, सर इतना सारा चीजें थी बट उनको मैंने साइड में रखते हुए पढ़ाई की, तो वो वाला चीज, वो वाला मोमेंट मेरे को जीना है। मेरा वो सपना है। मुझे नहीं पता कि आपका सपना क्या है, आपका क्या नहीं है, मेरे को नहीं पता। आप में से काफी बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यार आज सर की फर्स्ट क्लास है, आज चलो देखते हैं, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, उसके बाद क्लास छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है उनको। देन फिर काफी दिन बाद आएंगे, फिर आगे लिख देंगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या सर अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा सर। फिर वो वन शॉट की तरफ चले जाएंगे, उनको लगेगा वहीं से सिलेक्शन होगा। बट वन शॉट मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से आप हमारे पास ही आएंगे ड्रॉपर में, है ना। तो वो वाली चीज नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जो सपना है वो ये है कि मैं आपके उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनूं और वहां पर आप अपनी रैंक बता रहे हो, आप अपनी जर्नी बता रहे हो, आप अपना स्ट्रगल बता रहे हो, मेरा नहीं, मेरा कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। आपका जो स्ट्रगल है वो आप बता रहे हो, वो वाली चीज जरूरी है। और वो मेरे को सपना मेरा पूरा करना है। उस सपने के लिए, वो मेरा सपना है, मैं उस सपने के लिए कितनी भी मेहनत करने के लिए रेडी हूं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटी सी प्रार्थना है कि वो सपना सिर्फ मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस सपने में आपकी भी भागीदारी लगेगी। तो आप भी, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, अगर आपका सपना एम्स में जाने का है, तो उसके लिए आपकी भी मेहनत लगेगी। तो अगर आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी है तो बिल्कुल आपको यहां पर सारी चीजें मिलेंगी, हर एक चीज समझ में आएगी और देन सब कुछ अच्छा होगा। अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री अभी आपने पढ़ी है, बायो भी चल रही है, दोनों चीजें चल रही है, केमिस्ट्री भी इससे पहले भी पढ़ी थी। कई बार ऐसा लगता होगा कि आपको थोड़ा सा टफ टॉपिक आ गया, कोई टफ टॉपिक आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया है और आप उसको छोड़ के अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको चीजें कहीं ना कहीं डेली बेसिस पर नहीं, बट अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में 10 क्वेश्चन करवा रहे हो, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन टफ लग रहा है, इसका मतलब वो चीज आपके साथ सही हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब आपको वो लेवल मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, जिसके लिए लोग गिव अप कर देते कि यार जैसे टफ क्वेश्चन आए उसको छोड़ दिया, जैसे ही टफ क्वेश्चन आए उसको छोड़ दिया है और बस उधर चले गए। नहीं,
आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अगर टफ क्वेश्चन है मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा, मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगी और उसको सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट वही है जो मेरे को सर ने या मैम ने क्लास में करवाया है, तो मैं इसको यहां पर भी करके रहूंगा। हां ठीक है, इजी क्वेश्चन थे पहले, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा, ठीक है चलेगा। यही तो चीज है जो सेपरेट करता है। आप क्या सोच रहे हो कि जिस बच्चे की रैंक 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक आ रही है और जिस बच्चे की डिजिट मान लो कि 4 डिजिट रैंक आ रही है या फिर 5 डिजिट रैंक आ रही है, 10,000 से ऊपर रैंक आ रही है, दोनों को सेम आता है? नहीं। जिसकी 10,000 से ज्यादा रैंक है इसका मतलब उसने वो वाला पार्ट छोड़ा है, वो वाला स्किप किया, उसको लग रहा है कि ये वाली चीज पेपर में आएगी नहीं। और जिसकी रैंक 1 डिजिट 2 डिजिट या 100 के आसपास की रैंक है उसने हर चीज पढ़ी है, उसने हर चीज पढ़ी। तो मेरा आपसे एक ही प्रॉमिस है कि प्लीज आप सब लोग अपने जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी आपका पढ़ाई का जगह है, अगर कोई लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो आप अपनी नोटबुक पर, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं, सभी सब्जेक्ट की नोटबुक पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से या सिर्फ केमिस्ट्री से, सिर्फ बायो से या सिर्फ फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होगा, वहां से रैंक नहीं आने वाली है। रैंक तब आएगी जब सभी चीजें आप पढ़ोगे, सभी पर अच्छे से फोकस करोगे। तो सभी के लिए आपको लिखना है कि हम आज से, अभी तक मेरे को नहीं पता आपने किया है नहीं किया, बट आज से डेली का काम डेली करेंगे। ये वाला मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए। अगर इस प्रॉमिस को आपने निभा दिया ना, देन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। तो आपका बस यही प्रॉमिस होना चाहिए कि सर आज का काम आज ही, ये वाला प्रॉमिस करिए। मेरा भी आपसे यही प्रॉमिस रहेगा, आपका भी यही प्रॉमिस होना चाहिए कि आज का काम आज। आज का काम आज ही करेंगे, कल के लिए नहीं, कल के लिए नहीं रखेंगे। जब आप सोने जा रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो बेड पर, तो उससे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आज आपने अपना 100% दिया। अगर सही में अंदर से जवाब आ रही है कि हाँ सर मैंने अपना 100% दिया है, इसका मतलब सारी चीजें ठीक है, बट अगर ये वाली चीज पूरी नहीं हो रही है तो देन फिर दिक्कत है। तो आज का काम आज ही करेंगे, इस चीज पर आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। ये वाली चीज आपकी होनी चाहिए, ये आपका अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए, ये आपका मुझसे प्रॉमिस होना चाहिए, और ये वाली चीज आपको करनी है। एक लाइन है, मतलब जो मैंने जिंदगी से सीखी है, और वो है हमारे पास कि जिसका स्ट्रगल टाइम समय जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसकी सफलता भी अगर आपका स्ट्रगल छोटा है जर्नी में, इसका मतलब आपका एम बहुत छोटा है, इसका मतलब उसका एम जो है आपका वो बहुत छोटा है। बट अगर आपका स्ट्रगल ज्यादा है, इसका मतलब आपका एम बड़ा है, तो आपकी जो सफलता है वो उतनी ही ज्यादा आवाज करेगी, और हमको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो अपने आप से गूंज करेगी। आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप से आपके स्ट्रगल की कहानी को सुनाएगा। ठीक है, अगर आपका स्ट्रगल ये है कि सर मैंने इतने टाइम पढ़ाई की थी और जब कोई चीज टफ लगती थी मैं तब भी उसको गिव अप नहीं किया था, मैंने पढ़ाई की थी। दिवाली के टाइम पर, सर दिवाली शाम को रहती है, उस टाइम मैंने सेलिब्रेट किया था। उसके अलावा मॉर्निंग में जल्दी उठ के, सुबह 5 बजे के आसपास उठ के, और देन में मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई की थी मैंने, या पढ़ाई की थी, अभी आने वाला टाइम है।
ये वही वाला टाइम है जब आप याद करोगे चीजों को। जब सर बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे चीजों को, बाकी लोग बाहर घूमने जा रहे थे, बाहर घूमने जा रहे थे, बाहर मूवी देखने जा रहे थे, बाहर खेल रहे थे, तब मुझे मेरे लक्ष्य दिख रहा था, मुझे मेरा सपना दिख रहा था, मुझे मेरे पेरेंट्स का सपना दे रहा था, जिन्होंने ये बैच दिलाया, जिस वजह से मैंने ये बैच लिया कि मेरे को ये चीज पूरी करनी है। उन वाली चीजों को मैंने ध्यान में रखा और मैंने वो काम किया। क्यों? क्योंकि सर जो लोग बाहर घूम रहे हैं ना, उनका ये सपना नहीं है शायद कि उनको डॉक्टर बनना है। तो अगर उनका ये सपना नहीं है तो वो मेरी वाली जिंदगी क्यों जिएंगे? ये सपना मेरा है डॉक्टर बनने का, तो इसका स्ट्रगल भी मेरा ही होगा, उनका स्ट्रगल थोड़ी ना होगा। उनका स्ट्रगल थोड़ी ना होगा, स्ट्रगल हमारा है तो मंजिल भी हमारी ही होगी, सफलता भी हमारी ही होगी। और ये वाला काम करना है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। और मैं बता रहा हूं कि आपको मेरी में अभी तक आपने चीजें पढ़ी है और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, कहीं पर भी ऑफलाइन में पढ़ा हो, कहीं पर भी ऑनलाइन में पढ़ा हो। जब आप आपके नोट्स मिलाओगे तो आपको इस बैच के नोट्स, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी, चाहे रैंकर्स बैच में हो चाहे कहीं पर भी, आपको यहां पर जो रिलेवेंट कंटेंट मिलने वाला है, उसमें जितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जितने कंसेप्चुअल चीजें मिलने वाली है, उतनी कहीं पर नहीं मिलेंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए जो मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा। सिलेक्शन हुआ तो नहीं, सिलेक्शन होगा ही होगा। हुआ वाले नहीं चाहिए मेरे को, सर सिलेक्शन हुआ तो ये होगा, नहीं, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। मैं बात हो रहा, मैं अगेन आपको याद दिला देता हूं कि ये वाली जो रेस है हमारी, वो सिलेक्शन की रेस है ही नहीं। हमारी रेस है रैंक की। रैंक के लिए पढ़ाई करो, ना कि सिलेक्शन के लिए। अगर आप रैंक के लिए जा रहे हो तब आपकी रैंक आएगी, तब आपका बढ़िया सिलेक्शन होगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो तो देन चीजों की कोई गारंटी नहीं है। तो मेहनत रैंक वाली करनी है, ना कि सिलेक्शन वाली करनी है। आप इससे पहले यही गलती करते थे कि सर बस सिलेक्शन हो जाए, हे भगवान बस सिलेक्शन हो जाए, बट आपके जो एक्शन होते थे वो सिलेक्शन से भी कम होते थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। बट आपका रैंक इस बार आपको रैंक भी दिलाएगा और सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो ये वाली चीज करनी है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि हमारे पास बैच कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैच की जो मतलब बैच में क्या क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले क्लास अटेंड करनी है। आप में से ड्रॉपर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये होता है कि ड्रॉपर वालों को लगता है कि हमें ये वाली चीज आती है। ड्रॉपर वालों को लगता है कि हमें ये वाली चीज आती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको 2x पर पढ़ लेता हूं या 2x पर पढ़ लेती हूं, इसके नोट्स नहीं बनाता हूं या नहीं बनाती हूं, और वो गलती कर देते हैं। तो अगेन मैं बोल देता हूं कि अगर आपने यहां पर पहले से नोट्स बना रखे हैं, नहीं बना रखे, चाहे मेरे खुद के नोट्स क्यों ना हो, अगर मेरे खुद के भी नोट्स है लास्ट ईयर के 2.0 के हो, 3.0 के हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट में उससे ज्यादा पढ़ाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट 2 3 4 5 ही ज्यादा मिल सकते हैं आपको, बट क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा मिलेंगे। तो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, वापस से कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा, उसका कुछ नुकसान नहीं। तो अगर किसी के पास भी लास्ट ईयर के नोट्स हो, चाहे वो किसी के भी हो, मेरे हो, किसी और के हो, किसी के भी हो, आप नोट्स वापस से बनाओगे, पहली चीज, ठीक है। क्लास सारी की सारी अटेंड करनी है, किसी को होशियार नहीं बनना है। अगर तुम में से कोई होशियार होता तो वो ये बैच परचेज नहीं कर रहा होता, वो किसी अभी कॉलेज में बैठा होता या कॉलेज में बैठी होती। आपको ये चीज सबसे पहले समझनी होगी। आप अगर खुद से चीजों को, अपनी गलतियों को समझोगे ही नहीं तो देन फिर चीजें नहीं होने वाली। पहले आप अपने आप को समझिए कि हाँ मैंने लास्ट ईयर कुछ गलतियां रखी, और वो गलतियां ये थी कि आपने अपना दिमाग लगाया, टीचर की बात नहीं सुनी, आपने अपने अकॉर्डिंग चीजें की, लास्ट ईयर कर ली। अब ये वाला साल आप मुझे दे दीजिए, जैसा मैं इस क्लास में आपको सजेस्ट करूं, गाइड करूं, वो काम करिएगा। देन मैं बता रहा हूं कि सेलिब्रेशन के टाइम, उससे पहले जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपका सबसे पहला कॉल मेरे को ही आएगा कि सर ये मेरा सिलेक्शन रहा, इतने मेरे मार्क्स आए, ये मेरी सर रैंक है। बट उसके लिए काम वो जो मैं बताऊंगा वैसे करना है, ना कि अपने दिमाग से कि कॉम्प्रोमाइज कर दो चीजों में, नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्लियर है?
तो सबसे पहले आपको क्लास अटेंड करनी होगी। अब क्लास अटेंड करने का क्या मतलब है? क्लास अटेंड करने का मतलब ये कि सारे कॉन्सेप्ट ढंग से रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने खुद के नोट्स बनाने हैं। इस बार के ही बनाने, पहले वाले नहीं रखने, इस बार के ही बनाने, पहले वाले नहीं रखने, खुद के नोट्स बनाने हैं। क्लियर है? देन अच्छा, ये कब बनाने हैं? ये आप ड्यूरिंग क्लास भी बना सकते हो और आफ्टर क्लास भी। मैं प्रीफर करूंगा मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग साथ में ही नोट्स बनाए, साथ साथ नोट्स बनाए, क्लास के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बातें बोलता हूं जो आपको बाद में नहीं सुनाई देंगी। साथ में नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा? जब आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो एक तो आपको वापस से लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप मेरा लेक्चर दूसरी बार देख रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है। 2 बार लेक्चर नहीं देखना है, एक बार में ही सारी चीज समझाऊंगा मैं। मतलब जब लेक्चर चल रहा है तो वहीं पर अगर आपको कुछ डाउट है तो बोलिए, मैं समझाऊंगा। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार बताऊंगा। क्लियर है? तो खुद के नोट्स बनाने हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो बेटर है। क्लियर है? उसके बाद क्लास एंड होने पर, क्लास एंड होने पर डीपीपी अटेम्प्ट से पहले, डीपीपी अटेम्प्ट से पहले नोट्स रिवाइज करना है। क्लास नहीं, नोट्स रिवाइज करने हैं। मैं आपको आज पहली क्लास में हर एक चीज बता रहा हूं, बाद में कभी नहीं बताऊंगा, आज ही बता रहा हूं। सारी चीजें जितनी भी होती है सब चीजें आज बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा। तो सारी चीजें क्या करनी है आपको? नोट्स रिवाइज करना है। क्लियर है? अब बात आती है कि सर नोट्स रिवाइज कैसे करें, तो ये मैं बता देता हूं। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन क्लास के टाइम तुमसे सॉल्व नहीं हुए, क्लास के टाइम, क्लास के समय सॉल्व नहीं हुए, वो वापस करने। तुम बोलते हो सर हमें नहीं पता कि नोट्स में क्या रिवाइज करना है क्या नहीं। मैं सारी चीज बता रहा हूं, एक भी चीज, हाँ नोट्स में ही कर रहे हैं। और एक और बता देता हूं, ये जब नोट्स बनाने हैं तो इसमें एक पॉइंट ये है कि क्लास के क्वेश्चंस क्लास के सभी क्वेश्चन नोट्स में होने चाहिए। क्लास के सभी क्वेश्चंस नोट्स में होने चाहिए। क्लियर है? एनसीईआरटी की अभी कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है? मैं नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, बट एनसीईआरटी में पूरी करवाऊंगा ना आपको, पूरी एनसीईआरटी में करवाऊंगा। क्लियर है भाई? तो जो क्वेश्चंस क्लास में के समय सॉल्व नहीं वो वापस करने, ठीक है। उसके बाद डीपीपी अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद इसके बाद क्या करना है? क्लास अटेंड होने पर रिवीजन, देन रिवीजन के बाद डीपीपी अटेम्प्ट करें, रिवीजन के बाद डीपीपी अटेम्प्ट करें। के बाद डीपीपी अटेम्प्ट करें। एक चीज और है, क्लास अटेंड होने पर नोट्स रिवाइज करें, इसमें साथ ही साथ में यहां पर तीसरा, यहां पर होमवर्क क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, होमवर्क क्वेश्चंस करें। आपको नोट्स में ही कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वो करने हैं, देन फिर डीपीपी पर आना है, ना कि डायरेक्टली डीपीपी पर आ रहे हो। क्लियर है? ठीक है? रिवीजन के बाद डीपीपी अटेम्प्ट करें, ये वाली चीज होगी हमारे पास। ठीक है?
डीपीपी अटेम्प्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सोने से पहले एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सोने से पहले या नेक्स्ट क्लास या सोने से पहले वाला रखे, सोने से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट को, मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक सब्जेक्ट का 10 से 15 मिनट जो आज पढ़ाया है, मतलब टोटल हो गए 45 मिनट्स, टोटल 45 मिनट्स मैक्सिमम है तो का रिवीजन करें। ये वाला काम करना है। ये वाली चीज क्या है मैं बता देता हूं, आपको शायद नहीं पता हो, जो 2.0 से उनको पता होगा, बट बाकियों को शायद नहीं पता हो। जब आपका 3 क्लास हो रही है, डेली की 3 क्लास हो रही है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, क्लियर है, 3 क्लास हो गई, आपने तीनों क्लास का काम कर लिया है, जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लिया है, मैम ने जो पढ़ाया रिवाइज कर लिया है, रिवीजन करने के बाद आपने डीपीपी अटेम्प्ट कर लिया, सब कुछ हो गया है। सोने से पहले आपको क्या करना है, क्विक रिविजन करना है। क्विक रिवीजन में सिर्फ नोट्स है, कोई पेन वैन कुछ साथ में नहीं है, सिंपल नोट्स है, नोट्स को पढ़ रहे हो आप, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको पढ़ लिया है ढंग से, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लिया है, सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। सर इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, यस लगेगा, प्रोसेस यही है, शॉर्टकट नहीं है, रैंक शॉर्टकट से नहीं मिलती है। सर ये वाली चीज हमने पहले नहीं की तभी तो आप इस बैच में हो, ये वाली चीज आपने पहले नहीं की तभी तो आप इस बैच में, अगर ये वाली चीज पहले कर रहे होते तो आप बैच में नहीं होते, आप आपके ड्रीम कॉलेज में होते, आप आपके ड्रीम कॉलेज में होते। तो ये वाली चीज आपने नहीं की है, इसलिए जब आप इनको करने जाओगे तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और वही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, बशर्ते आपकी मंजिल बहुत छोटी ना हो। आपकी मंजिल अगर यही है कि सर बस फॉर्म फिल करना है नीट का, तो ठीक है, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं है, फॉर्म फिल करने के लिए किसी से फिल करवा देना, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज है हमारे पास, बैच में ये रहेगा, ये क्लास अटेंड है, ये क्लास अटेंड के पार्ट है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, इसका मतलब ये वाली चीजें अगर आप कर रहे हो तभी माना जाएगा कि आपने क्लास अटेंड की है। अगर ये वाली चीज आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं की है। अटेम्प्ट, ये एक और बीमारी बता देता हूं, मैंने 2.0 में भी देखी है। सर ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये तो ट्रायल है सर, ट्रायल। अभी तो सर मैंने क्या किया है, मैं पीडब्ल्यू से सर 5 वर्षीय योजना से जुड़ना चाहता हूं, मैं 5 साल का कोई बैच हो तो सर दिलवाइए वो, जिससे कि 5 साल में सिलेक्शन हो, क्योंकि अभी तो सर फर्स्ट ड्रॉप है मेरा। एक ड्रॉप में क्या होता है सर, मैंने तो देखा लोग 6-6 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन ले रहे हैं। अरे बेटे ये किसने कहा कि तेरे को फर्स्ट ड्रॉप है तो फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं लेना है, फर्स्ट ड्रॉप में रैंक नहीं लेना है। ज्यादातर बच्चे 12th के साथ रैंक निकालते हैं। इसका मतलब यह कि आप ऑलरेडी पीछे हो, अगर देखा जाए उन बच्चों से, आपका 12th के साथ भी सिलेक्शन हो सकता था बट आपने लिया नहीं। अब उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने मान लो कि बैच ही ज्वाइन नहीं किया हो, पढ़ाई कहीं पर भी कंपटीशन की तैयारी नहीं की हो, आपने सिर्फ 12th की हो, या पढ़ाई नहीं की, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बेटे ये फर्स्ट ड्रॉप, आधा ड्रॉप, ये भूल जाओ। आप इस बैच में आए हो तो मेरे हिसाब से आप इस बैच में आए हो क्योंकि नीट 2026 में आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको रैंक चाहिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो, ना कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट। अभी क्या करें, अभी तो रहने देते हैं सर, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर सेकंड रहेगा तो फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है चलो। इस बार तो सर हम क्या कर रहे हैं, बैच ले लिया इन्फिनिटी और अब सब टीचर्स को देख रहे हैं कि कौन अच्छा, हाँ यार पढ़ा तो ये भी सही रहा है, हाँ हाँ अच्छा ये मजाक मस्ती ज्यादा कर रहा है, ये ठीक है, इससे अपन 2-3 साल पढ़ेंगे ये बहुत बढ़िया कर रहा है ना। ये वाली चीज बेटे प्लीज है ना, इनसे बाहर निकलो, अटेम्प्ट को छोड़िए, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमारे पास है, अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे लेके आए वो मैं बताऊंगा। मेहनत किसकी होगी, आपकी भी होगी मेरी भी होगी, सिर्फ मेरी मेहनत से नंबर नहीं आएंगे, ना ही आपकी मेहनत से आने वाले हैं।
क्योंकि आप सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो भी फिर दिक्कत है। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे आएंगे उसके बारे में बात करते हैं हम, कि फुल मार्क्स के लिए आपको क्या करना रहेगा। ठीक है, इधर ध्यान दे लो। अभी अभी रुक जा बेटे, कहां गए हो यार? बंद करने वाला कहां है जो तुम्हारा कमेंट बंद करेगा? या इधर ध्यान दे लो। अभी इधर इधर बेटे आओ, ये कौन है? ये पढ़ना स्टार्ट। बेटे अभी तुम है ना, तुम बाद में ये बोलोगी सर बस करिए, सर आप मत पढ़ाइए, सर रहने दीजिए, रैम कीजिए। रैम जैसे वर्ड निकलेंगे 2.0 निकले थे एक दिन रैम वाले। तो बेटा अभी मेरे को मत बताओ कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कब नहीं पढ़ाना। अभी आज सुन लो, बस आज ही ज्ञान दे रहा हूं मैं ये वाला। बाकी बस सिर्फ पढ़ाई होगी यहां पर, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होंगी। ठीक है? तो अभी जो चीज बता रहा हूं, लोग क्या करते हैं, इस वाली पार्ट को स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं दे। फिर बाद में पूरी बैच में सर जी कैसे पढ़े, सर जी नोट्स कैसे बनाए, सर नोट्स का पता नहीं चल रहा कैसे बनाने हैं, चल जी ये वाली चीज कैसे होगी, ये याद ही नहीं हो रही है सर, ये वाली चीज समझ में नहीं। अरे बेटे जब मैं बता रहा हूं आपको कि अभी कैसे पढ़नी है चीजें, पहली क्लास में बता रहा हूं ना, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ी जाती है चीजें। तो जब पहली क्लास में ढंग से बता रहा हूं तो सुन लो, उसके बाद आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना है। और देन आप खुद बोलोगे सर बस करिए, सर अब मत पढ़ाइए, अब रहने दीजिए सर, बहुत हो गया सर 2 क्लास पहले ले चुके हैं सर, ये वाली क्लास। अपनी क्लास की लेंथ अभी पता चलेगा तुम्हें क्या रहेगा। 2.0 वालों से पूछना अगर कोई तुम्हारा जानकार है तो। 2.0 में फिजिक्स की क्लास की जो ड्यूरेशन रहती थी वो रहती थी 1 आवर 56 मिनट्स, 2 आवर 2 मिनट से 2 आवर 6 मिनट्स के आसपास। हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन रहती थी 2 आवर्स 10 मिनट्स, 2 आवर 15, 2:20 भी चला है। ठीक है? तो भरोसा रखो चीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे लाने, सबसे पहले स्टेप 1, सभी क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो है सीक्वेंस। कोई ज्यादा समझदार ना बने, एक क्लास की नहीं नेक्स्ट क्लास में आगे, सभी क्लासेज सीक्वेंस के साथ करें। सीक्वेंस में अटेम्प्ट करनी है सारी की सारी, सीक्वेंस होना जरूरी है। अगर आपका सीक्वेंस नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर आप सही सीक्वेंस, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में चलना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में चलना है। तो सभी क्लासेस सीक्वेंस जरूरी है, मतलब ये नहीं कि चलो मोल नहीं ये मान लेंगे नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ते हैं, चलो आइसोमेरिज्म, बिगर आइसोमेरिज्म के आगे हमारे पास हाइड्रोकार्बन में, अब हाइड्रोकार्बन में आइसोमेरिज्म यूज आ रही है, अब सर समझ में नहीं आ रहा, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट सीक्वेंस जीरो, लिख देता हूं। अगर आप सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पकड़ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सीक्वेंस, अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फॉलो नहीं करेगी। अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उधर चलेगी जिधर आप बोलोगे। तो सबसे जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी केमिस्ट्री में, बट आप अगर सीक्वेंस के साथ नहीं चलोगे देन फिर दिक्कत आने वाली है। क्लियर है? तो सबसे जरूरी है क्लास के साथ सीक्वेंस। स्टेप 2, ऑल डीपीपी होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क प्लस डीपीपी प्लस नोट्स रिवीजन। होमवर्क प्लस डीपीपी प्लस नोट्स रिवीजन, ये वाली चीज करोगे। क्लियर है? स्टेप 3, पीवाईक्यू ऑल टेस्ट, पीवाईक्यू सारे मैं दूंगा। कुछ अलग से पीवाईक्यू मिलेंगे बहुत सारे, जो आप ये 12 13 15 क्वेश्चन देखते हो ये वाले पीवाईक्यू नहीं। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर पीवाईक्यू कितने साल के करने चाहिए, सर
लास्ट 6 साल के कर ले, लास्ट 10 साल के कर ले, लास्ट 12 साल का कर ले, सर 2013 के बाद के कर ले, सर 2010 के बाद वाले कर ले, ठीक है। शॉर्टकट चाहिए तो कर लो, बट फिर रैंक भी वैसी ही आएगी, डिजिट ज्यादा मिलते हैं उसमें। बट अगर आपको रैंक में डिजिट कम तो मेहनत चाहिए ज्यादा। तो अगर रैंक में कम डिजिट चाहिए तो पीवाईक्यू वो करना जो मैं दूंगा, प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं खुद प्रैक्टिस शीट दूंगा आपको, पीवाईक्यू की मिलेगी पूरी की पूरी, जहां पर उसमें मेंस के पीवाईक्यू भी होंगे, उसमें एडवांस के रिलेवेंट पीवाईक्यू भी होंगे, उसमें नीट के पीवाईक्यू भी होंगे। बट अगेन बोला मैंने रिलेवेंट पीवाईक्यू, ना कि इधर उधर वाले। क्लियर है? पीवाईक्यू, इसमें जो पीवाईक्यू रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? नीट मतलब मेडिकल एग्जाम्स के जितने भी हैं, प्लस जेई मेंस, प्लस जेई एडवांस रिलेवेंट। ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं जेई एडवांस का हर क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। रिलेवेंट वाले, रिलेवेंट वाले तो जो मैं दूंगा वो कर रहे हैं आपको, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूं वो करना बस। इसमें आपको पीवाईक्यू का, ओहो पीवाईक्यू का मतलब, ठीक है पहली क्लास है पूछ सकते हो आप। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसका क्या मतलब है? पिछले गत वर्षों के, पूरा हिंदी का बैच है ना भाई, गत वर्षों के, गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्लियर है भाई? गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, हिंदी आती है मेरे को, ठीक है। देन अब वो चीज जो आपको इस बैच में अलग मिलेगी, जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये मास्टर हमारे लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये ओनली मैं ही देता हूं। इसमें पूरे, इसमें भी प्रूफ रीड मेरी रहेगी, ये वाला काम काउंट नहीं होता है मेरा, ये वाला काम तुम्हारे लिए ही है। मैंने 2.0 में भी किया है फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पर आप देखोगे कि काफी सारी चीजें मैंने स्टार्ट की है और वो चल रही है, वहां पर चलती रहेंगी, अभी एंड तक चलती रहेंगी। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सीट मिलेगी आपको, ये अटेम्प्ट करना है। श्रेष्ठ प्रैक्टिस सीट मिलेगी। इसके अलावा एक और है, अच्छा मजे की बात क्या है, इसके वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा मैं, मेरे ही वीडियो सॉल्यूशन आएंगे। पीवाईक्यू बुक में नोट नहीं करने हैं, मैं बताऊंगा पीवाईक्यू वगैरह का क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज बताऊंगा मैं। श्रेष्ठ प्रैक्टिस सीट मिलेगी आपको, वीडियो सॉल्यूशन मैं दूंगा खुद प्रैक्टिस सीट के, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास स्टेप 5, जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया है, वो है हमारे पास लेवल अप सीरीज। ये भी मतलब वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे मेरे, मतलब ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये और बता देता हूं, ये वाले जो तीनों काम है ना, ये देखो वीडियो सॉल्यूशन है मेरे खुद के, मतलब ये मान ले कि हर चैप्टर के आप मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, कम से कम इतने क्वेश्चंस रहेंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन मेरे, ये पूरा का पूरा काम मेरा नहीं है, मतलब काउंट नहीं होता है लोड में, यहां पर ये मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ये मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बट मेन चीज ये है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को इस बैच से रैंक चाहिए, तो मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहले मेरे को निकलना पड़ेगा, उसके लिए मैं रेडी हूं। बट अगर आपको भी आपकी वो रैंक चाहिए, तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो कंटेंट मैं दे रहा हूं उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
आपके पास और मतलब काफी बच्चों के पास एयर बैच होगा, बट मैं आपको बैच के अंदर ही एयर प्रो कंटेंट दूंगा। और ये भी बता देता हूं, मैं एयर बैच में मैं खुद भी हूं, मतलब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ओसी और आईओसी मैं खुद पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद ही पढ़ा रहा हूं एयर बैच में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पर अलग चीजें हैं, क्वेश्चन ही होंगे वहां पर, बट आप जब ये वाला कंटेंट देखोगे, ये वाला कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर चीजें मिल। और अगेन इस कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें मैं जेई एडवांस की करा रहा हूं जिसका एग्जाम से रिलेवेंस नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें वही करवाई जाएंगी जिनकी एग्जाम से रिलेवेंसी रहेगी, फालतू की चीजों का कोई मतलब नहीं है, जो एग्जाम से रिलेवेंसी रहेगी वो है। शॉर्ट नोट्स की मैं अभी आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स जब मिल जाएंगे तो ले लेना, नहीं मिलते हैं तो खुद के बनाने हैं। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले मैंने 2.0 वालों से प्रॉमिस किया है फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर वो है, देन फिर तुम्हारा नंबर आएगा शॉर्ट नोट्स के मामले में। क्लियर है? डन? क्लियर भाई? चलो स्टार्ट किया जाए। अब ये वाली चीज आपको डेली करनी है, अगर आप ये करते हो देन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी अगर सभी लोग रेडी है तो एक बार सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे को एक बार फिर से यहां पर लिखे और बताए कि हां सर हम रेडी है और हम प्रॉमिस करते हैं कि डेली का काम डेली करेंगे। जिन जिन बच्चों को रैंक चाहिए प्लीज वो लिखे, जिससे कि और मैं अपनी तरफ से रेडी हूं। आपको ये एफर्ट्स दिखेंगे जब ये वाला कंटेंट मिलेगा, आप अपना कंटेंट किसी भी बैच से, चाहे बैच हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, किसी भी बैच से कंपेयर कर लेना, किसी भी बैच से कंपेयर कर लेना, आपको ज्यादा ही मिलेगा। डीपीपी के सॉल्यूशन, ये वाला काम मेरा नहीं है वैसे, बट अगेन चलो ठीक है, मैंने 1.2.0 में दिया है तो एक और स्पेशल मैं कर देता हूं आपके लिए कि डीपीपी की जो सॉल्यूशन है आपके लिए, बट वही अगेन अगर मेरे को लगा कि आपके बैच में एफर्ट्स कम है तो मैं डीपीपी का सॉल्यूशन वहीं पर बंद कर दूंगा, और ये वाली जो चीजें हैं मैं वहीं बंद कर दूंगा अगर मेरे को आपकी तरफ से कम लगा। सिंपल सी बात है, आप मेहनत करोगे, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, देन आपको फॉलो करना है तो कर सकते हो आप, देन आप कर सकते हो ना भाई। तो चलो भाई लो, डीपीपी सॉल्यूशन ये मैं ही दूंगा, ये भी मैं दे दूंगा। और बताओ, शॉर्ट नोट्स का भी प्रॉमिस नहीं कर रहा, शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं कुछ करता हूं, बट अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो चीज मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में आपसे प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, उसके बारे में आपसे प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, जो चीज मैं कर सकता हूं उसके लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, नोट्स दोबारा बनाने हैं, चाहे आप मेरे से ही क्यों नहीं पढ़े हो, बट फिर भी बनाने हैं। मॉड्यूल तो करना ही है, मतलब मॉड्यूल तो है ही भाई। मॉड्यूल में से काम दूंगा मैं, मॉड्यूल में से काम दूंगा। टेस्ट के सॉल्यूशन ये 2.0 वाले होंगे, ये जो कचरा फैला रहे हैं यहां पर। टेस्ट अभी होने दो तब बात करेंगे। मॉड्यूल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल के बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है, वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। नोट्स चाहे मेरे हो चाहे किन्हीं के भी हो, किन्हीं के भी, कोई भी सर हो, चाहे पहले आपने ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी सर के नोट्स हो, मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप नोट्स वापस से बनाइए पूरे के पूरे। ठीक है, चलो अगर आप सब लोग रेडी है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए, देन फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं पानी पी लेता हूं और देन फिर अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1, और यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
एक बात और बताना भूल गया मैं, मतलब ये वाली जो चीजें हैं आपको, जैसे ये है लेवल अप सीरीज के मतलब श्रेष्ठ के क्वेश्चन से पीवाईक्यू प्रैक्टिस शीट, ये आपको टेलीग्राम और पीडब्ल्यू चैनल दोनों पे मिलेंगी। पीडब्ल्यू ऐप पर, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मतलब पीडब्ल्यू ऐप पर एंड टेलीग्राम, बट टेलीग्राम पर ऐसा है कि मतलब रात को भी अगर सीट आई मेरे पास तो मैं तब भी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर आप ये देख सकते हो, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप ये चीजें वहां पर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप, वैसे टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर सकते हो, टेलीग्राम से कुछ भी नहीं होता है, वो वहां से चीजें आपको फायदेमंद मिलेंगी। बट अगर मान लीजिए इसको नोट्स में लिखना है, बिल्कुल ये चीज लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। ये वाली चीज नहीं है नोट्स में, जो नोट्स में लिखना है आपको ये मतलब ये वाली चीजें आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट्स वाली ये है नोट्स की, ये वाला काम आपको डेली करना है। टेलीग्राम चैनल का नेम अभी मतलब मेरे को याद भी नहीं ढंग से, और नेम से आप जाओगे दिक्कत भी होगी। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो, अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर इंस्टाग्राम है तो आप इस नेम पर जाना, mohan_singh_chemistry, ये नेम जब सर्च करोगे आप तो आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उस प्रोफाइल पर ही ऊपर लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और बाकी जो इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो, उनको मैं कल यहां पर लगा दूंगा, ले आऊंगा अपना टेलीग्राम चैनल का जो स्कैनर रहता है वो, और देन वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डन, दोनों चीजें मैंने बता दी है, ठीक है भाई। अगर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है तो अगेन बोल रहा हूं, इंस्टाग्राम ज्वाइन मत करना, टाइम वेस्ट ना करें, मतलब क्योंकि इंस्टाग्राम से टाइम वेस्ट होता है, कंट्रोल नहीं रहता है सोशल मीडिया पर, तो ऐसी चीजों से अगर अभी तक दूर है तो दूर ही रहे, ठीक है। बाकी कल मैं लिंक ले आऊंगा जिनके पास नहीं है उनके लिए, ठीक है। चलो हाँ भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हमारे पास परिभाषा, डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े होंगे, तो सेम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, अब जब पढ़ा रहे हैं तो चैट ऑफ, आ जाइए इधर आ जाए। हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्नों को ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अब यहां पर दो चीजें हमारे पास, एक है हाइड्रोकार्बन और एक है उसके व्युत्पन्न, एक है हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न। यहां पर जो भी चीज मैं लिखवाऊंगा उसको समझाने की गारंटी मेरी है आपको। स्लाइड पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी की पूरी चीजें समझ में आने वाली है, हर एक चीज क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, यौगिकों गायब हो गया यहां से,
कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्लियर है? अब पहली बात आती है सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये नहीं पता। वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता होगा बट मैं बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन को किससे डिनोट करते हैं पहले ये बता देता हूं मैं। हाइड्रोकार्बन को डिनोट किया जाता है CXHY से, या इसको प्रदर्शित मतलब CXHY से प्रदर्शित करते हैं या RH से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर देते हैं? RH से। R का मतलब भी हाइड्रोकार्बन ही है। R का मतलब भी क्या? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है सर? मतलब बता रहे हो बट ये तो बता ही नहीं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसे यौगिक जिनमें केवल ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन हो। ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन हो उनको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। और कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन है उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन है उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सिंपल। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं आपसे, उदाहरण तो उदाहरण है हमारे पास, जैसे मान लो CH4 ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, C2H6 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, C2H4 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, C2H2 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, C6H6 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, C6H5 और CH3 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन। कैसे भी लिख सकता है उसको, आदि। ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के रहते हैं आगे पढ़ेंगे अपन, बट कुल मिला के हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। ये हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब हाइड्रोकार्बन में कौन सा का हाइड्रोकार्बन में अंदर एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन, क्या एरोमेटिक, मेरे को नहीं पता। भी सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? बोले हाँ सर बिल्कुल सिंपल है। तो सर हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक, सिंपल। उसको क्या बोलेगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब अगर वो आपको, जैसे आपने मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन किए होंगे कि एक हाइड्रोकार्बन यौगिक को जलाया, तो अगर आपको वो हाइड्रोकार्बन बोल रहा है तो आप वहां पर जो यौगिक का फॉर्मूला अज्यूम करोगे वो करोगे CXHY, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन ही है। बट अगर वो बोलता है ऑर्गेनिक यौगिक तो उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होंगे, उसमें और कम परमाणु भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। अब आता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो देखो इस हाइड्रोकार्बन को मैं, जैसे CH4 है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? RH भी लिख सकता हूं। RH का मतलब क्या है? यहां R बराबर आ गया, R का मतलब क्या हो गया? CH3, एक H हटा दिया। यहां R का मतलब क्या होगा? इसको भी मैं RH लिख सकता हूं। तो यहां R का मतलब क्या होगा? R का मतलब हो गया C2H5, एक H कम हो गया है। समझ में आ गई बात? एक H हटा दो, इसका मतलब जो R पार्ट है ना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है। अगर मैं मान लो इसको R लिखता हूं, यहां पर अगर मैं लिखूं इसको RH, तो इसका मतलब क्या है? R का मतलब क्या हो गया? C2H, और H एक है ही, एक H है ही, तो अगर एक H और लगाओगे तो C2H2 बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बोले सर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी अगर मैं R लिख रहा हूं आगे आपको समझ में आ जाएगा। R का मतलब होता है एल्किल समूह, या आप सिंपल मानो कि R का मतलब ऐसा कोई समूह है सर, ऐसा हमारे पास परमाणुओं का समूह है जिसमें परमाणु केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है और कोई नहीं। समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर है क्या कि सर हम अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखते हैं जो सिर्फ हमको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, नेगेटिव वालों को हमको मतलब ही नहीं है। कुछ भी बोले कुछ भी नहीं, अपन को सुननी नहीं है उनकी, अपन को उनसे मतलब ही नहीं है। अपन को जीवन में सिर्फ अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, जो आपको पॉजिटिव रखे, आपको मोटिवेट करे ना कि डिमोटिवेट करे, आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे ना कि गलत काम करने के लिए कि चलो यार छोड़ना, एक दिन में पढ़ने में क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो 10 दिन का, दिवाली है ना अभी तो दिवाली में मौज मस्ती करते हैं, बाद में पढ़ लेना। भाई तुम्हारी दिवाली है क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट दिवाली भी यही वाली मनानी है, हमें नेक्स्ट दिवाली तो एम्स वाली दिवाली मनानी है ना, तो उसके लिए अभी हमें अच्छे से घिसना पड़ेगा अपने आप को। हाँ है ना? क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास। बोले सर ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का क्या मतलब है? ये हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। अब बात आ रही है व्युत्पन्न की। तो व्युत्पन्न क्या होता है? तो अब देखो हमारे पास व्युत्पन्न होता है जो हाइड्रोकार्बन से मतलब उससे बन रहा है।
ये है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया RH। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, RH। अगर मैं इसके व्युत्पन्न की बात करूं तो व्युत्पन्न का मतलब यह है कि H को हटा के यहां पर कुछ और आ रहा है। H को हटा के क्या आ रहा है, और जैसे मान लो R की जगह आ गया यहां पर, H को हटा के क्या आ गया NH2, या R की जगह आ गया Cl, या F, या Br, या I। यहां लिख देता हूं RX लिख देता हूं, इससे बढ़िया। X का क्या मतलब होता है, X वो वाला X नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सर मेरी भी एक थी है ना, या मेरा भी एक X था, वो वाली बात नहीं। FCl Br I, ये है हमारे पास हेलोजन परमाणु है, उनको यहां पर X बोल रहे हैं। क्लियर है। उसके अलावा X, H को हटा के क्या आ सकता है, यहां पर OH आ सकता है। X को हटा के यहां पर NH2 आ सकता है। H को हटा के यहां पर SH आ सकता है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब यह है कि सर ये हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। अगर इन दोनों कंबाइन को मैं, इन दोनों यौगिकों को मैं ऐड कर दूं तो उनको कंबाइन रूप से बोलते हैं ऑर्गेनिक यौगिक, यानी कि कार्बनिक यौगिक। इनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब कार्बनिक यौगिक का सूत्र मैं कुछ फिक्स नहीं बोल सकता। जैसे हाइड्रोकार्बन का मैं बोल सकता हूं क्या, CXHY। क्या हम ऑर्गेनिक यौगिक का बोल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक यौगिक में सर मान लो कार्बन है X, हाइड्रोजन हो गए Y, ऑक्सीजन हो गए Z। सर नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, बिल्कुल। नाइट्रोजन कितने हो गए, मान लो M हो गए। उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर भी हो सकता है। सल्फर कितना हो गया, मान लो N हो गया, है ना। इस तरीके से कुछ भी बन सकता है। ऑर्गेनिक यौगिक का कोई सूत्र नहीं होता है। ऑर्गेनिक यौगिक में वो बताएगा कि हाँ इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन अपन बोल देंगे कि CXHYOZ। अगर वो बोलता है नाइट्रोजन भी है तो बोल देंगे CXHYOZNM। तो अगर जैसे हमारे पास मोल कंसेप्ट के जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर ऐसा आता है कि एक हाइड्रोकार्बन को जलाया तो हमारे पास इतने लीटर CO2, इतने लीटर H2O मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां पर CXHY है। बट अगर वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक यौगिक को जलाया और वहां पर निकलने वाली गैस CO2 और H2O ही है और कोई गैस नहीं निकलती है, इसका मतलब CO2 और H2O ही है। तो CO2 और H2O में हमारे पास कौन कौन से तत्व है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक यौगिक होगा उसमें क्या होगा, CXHYOZ। यही हो सकता है। क्या नाइट्रोजन हो सकता है, नहीं। क्यों, अगर नाइट्रोजन होता तो उसको भी जलाने के बाद कुछ ना, उसकी भी कुछ गैस बनती, वो N2 बनती है वैसे। क्लियर, ठीक है। तो चलो वो तो मोल कंसेप्ट वाली बात होगी। अभी हमारे पास ऑर्गेनिक यौगिकों में ये वाली चीज समझने वाली है। क्लियर है क्या। अगर इतनी बात समझ में आए तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, फटाफट से भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, कई बार गोली दे देते हो तुम लोग। हाँ भाई, अरे गोली तो नहीं दी है। चलो ठीक है, कॉपी हो गया इतना। डन, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, कॉपी भी हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्राण शक्ति सिद्धांत, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। प्राण शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। मतलब ये वो वाली थ्योरी है, जैसे मान लो साइंटिस्ट भी जब पहले विज्ञान को ना मान के ऐसे बोले कि भाई साहब जो भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है सब भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है ना। तो पहले ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक जो है केवल, पहले ऐसा माना जाता था कार्बनिक यौगिक केवल जीवित जीवों,
कार्बनिक यौगिक केवल जीवित जीवों में ही बन सकते हैं और प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। ये हमारे पास पुरानी अवधारणा, ये है वाइटल फोर्स थ्योरी, प्राण शक्ति सिद्धांत यही है। ये क्या है? प्राण शक्ति सिद्धांत। प्राण शक्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्गेनिक यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक जो है, पवन गोस्वामी जी मालिक, पवन नाम आजकल वैसे ही थोड़ा सुर्खियों में है ना, तो कृपा करके ज्यादा सुर्खियां ना बटोरे, अदरवाइज आप यहां से गायब हो जाओगे, यहां से आप गायब हो जाओगे। क्लियर है? तो प्राण शक्ति सिद्धांत के अनुसार क्या है? प्राण शक्ति सिद्धांत के अनुसार बात यह है कि सर ये जो प्राण शक्ति सिद्धांत है, इसके अनुसार बात यह कही गई थी कि कोई भी ऑर्गेनिक यौगिक को आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, वो जो जीवित जीव है, पेड़ पौधे हैं, उनसे ही मिल सकता है, जो जीवित है उनसे ही मिल सकता है। क्लियर है? उनसे ही मिल सकता है। तो प्राण कार्बनिक यौगिक केवल जीवित जीवों में ही बन सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। यह प्राण शक्ति सिद्धांत है। चली आ रही थी परंपरा, चली आई। फिर उसके बाद 1828 में एक साइंटिस्ट आए, उसके बाद 1828 में एक साइंटिस्ट आए, वोलर। वोलर वैज्ञानिक है हमारे, फ्रेंडलिच वोलर। ठीक है? इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये जो प्राण शक्ति सिद्धांत है ना, ये आपका पूर्णतः सत्य नहीं है। बोले क्यों? बोले जो ये वाली आप कहानी लेके चल रहे हो ना, ऐसा है नहीं, मतलब ये आप बेवकूफ बना रहे हो। बोले क्या? इसने क्या किया, इसने ऐसे लैब में, थोड़ा वैज्ञानिकों का काम यही होता है, इधर उधर की बातें करते रहते, बातें नहीं करते रहे, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो इन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, अकार्बनिक यौगिक, NH4NCO। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक माना जाता है हमारे पास। अमोनियम साइनेट, नाम क्या है इसका? अमोनियम साइनेट। क्लियर है? तो इसके बाद क्या किया, इसने इसको गर्म किया और देखा कि क्या हो। बोले ये तो कौन सी बात होगी। बोले सर अगर हमें कोयले पर जलते हुए, ठंडे नहीं, बोले तुम कोयले पर खड़े हो सकते हो, कोई तुमसे पूछे, आपके कोई मान लीजिए जो बहुत चहेते इंसान है, वो बोले वो आपसे पूछे आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, तू क्या कर सकता है मेरे लिए। बोले कुछ भी। बोले मैं कोयले पे चल सकता हूं। बोले हैं? भाई साहब इंप्रेस हो जाए सामने वाला पर्सन। बोले हैं? बोले हाँ, बस कोयले जलते हुए नहीं होने चाहिए, ठंडे होने चाहिए। कोयले कैसे होने चाहिए? ठंडे होने चाहिए। हाँ है ना? सही बात है। बोले क्यों? बोले जलते हुए रहेंगे तो भाई ऐसे कर, मतलब चल नहीं पाएंगे ना ढंग से, क्या होगा, मतलब पैर रुकेंगे नहीं हमारे एक जगह, कथक डांस निकल जाएगा अपने आप से, कथक कली बन जाएगा। है ना? सही बात है। तो यही काम ये हुआ। अमोनियम साइनेट जब तक नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब इसको गर्म किया तो ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये उधर उधर जाएंगे, ये क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे, मतलब इनका भी कथक कली निकल जाएगा। हाँ है ना? मतलब क्या होगा कि हमारे पास कुछ परमाणु एक दूसरे जगह अपनी परिवर्तित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जगह परिवर्तित। मतलब जैसे मान लो कोयले पे, ठंडे कोयले पे चला जाए, बोले सीधी लाइन में चलना है, बोले हाँ ठीक है चल लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो गर्म कोयले जलते हुए, तो फिर ऐसे निकल, समझ रहे हो तुम? तो क्या सेम जगह से नहीं चल पाएंगे, तो यहां पर भी वही होगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक नया यौगिक बना और उस यौगिक में जो कनेक्टिविटी रही एटम्स की वो हुई NH2। परमाणु सूत्र समान है, परमाणु सूत्र चेंज नहीं हो रहा है, NH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या गया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो एक और एक दो नाइट्रोजन, एक और एक दो नाइट्रोजन, एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन। तो यौगिक तो पूरा वही है, पर ये अलग यौगिक बन गया। इस यौगिक का जो नाम है, ये नाम है यूरिया, और ये वाला जो यौगिक है ये है हमारे पास कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जो हमारे पास प्रयोगशाला में बना। किसने बनाया? वोलर साइंटिस्ट ने। किसने बनाया? वोलर साइंटिस्ट ने। क्लियर है? तो ये पहला यौगिक है। तो अमोनियम साइनेट को जब अपन गर्म करते हैं प्रयोगशाला में, तो अपन को यूरिया मिलता है, जो कि पहला कार्बनिक यौगिक था जो
लेबोरेटरी में बनाया, और जैसे ही ये वाला आया तो भाई साहब हड़कंप मच गया। बोले भाई साहब ये क्या बला है यार। बोले ऐसे तो बहुत बना सकते। बोले हाँ बिल्कुल, ये तो पहले से ऐसा चला रहा था। जब तक कोई चीज हो ना कि यार ये वाला काम हो ही नहीं सकता तो फिर वो नहीं होता है। बट अगर एक बार ऐसा है कि भाई ये वाला काम हो गया है तो फिर हमें अपने आप से मोटिवेशन मिलता है कि यार ये वाला काम किया जा सकता है, बार बार हो सकता है, मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि इनसे मान लो आपके आसपास का कोई डॉक्टर बना हो, आपके आसपास का कोई स्टूडेंट है जो एम्स में पढ़ रहा है, आपको पता है यार ये मेरे जैसा ही तो था, मेरे साथ ही खेलता था, ये अगर एम्स में पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। आया ना, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया। लास्ट ईयर हिंदी मीडियम से 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई नीट की। अब आपके अंदर भी मोटिवेशन है कि हां ऑल इंडिया रैंक नीट की हिंदी मीडियम से भी आ सकती है। तो अब आपके अंदर भी मोटिवेशन, अब आप भी वो काम कर सकते हो। क्लियर है। तो एक बार ये चीज हो जाती है तो आती है वो चीज कि यार हाँ हम ये कर सकते हैं। तो जैसे ही ये वाला कंपाउंड बना उसके बाद भाई साहब साइंटिस्टों बोले अब तो लाइन लगा देंगे अपन। फिर इसके बाद तो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए कि भाई साहब कितने बताए कितने हुए गिन नहीं पाए। क्लियर है। तो ये हमारे पास है अमोनियम साइनेट। क्लियर है। तो इस जो प्रयोग है, इस प्रयोग से इस प्रयोग के कुछ निष्कर्ष निकले। कौन कौन से निष्कर्ष निकले ध्यान से सुनना। पहला तो ये यहां पर लिख देता हूं मैं, इनके अनुसार मतलब यहां पर लिख लो यूरिया। पहला यहां लिख देता हूं मैं, यूरिया लैब में बनाया जाने वाला, लैब यानी कि प्रयोगशाला, हिंदी माध्यम का बैच है सर, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला, बनाया गया पहला प्रथम, नाहटा सर नहीं, वो नहीं, नाहटा सर की बात नहीं है, प्रथम मतलब फर्स्ट है ना। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। हाँ भाई, इसके निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष तो यही है, एक निष्कर्ष तो यही बताते हैं बेवकूफ बना के, क्या कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में बनाया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। पहला तो यही आ गया। कोई दिक्कत इसमें। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आप मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है। दूसरा इन्होंने ध्यान दिया, बोले यार इस कंपाउंड का अगर मैं अणुसूत्र की बात करूं जो कि आप पढ़ चुके हो कि इसके पास 2 नाइट्रोजन है, मतलब एक कार्बन है, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहां 2 नाइट्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। बोले अणुसूत्र तो समान है। इसका मतलब यह है कि ऐसा भी संभव है कि सेम अणुसूत्र के एक से ज्यादा यौगिक संभव है। समान अणुसूत्र के, समान अणुसूत्र के क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, कुछ गलत लिख दिया क्या यार। क्लियर है ना भाई सब। अरे ठीक है ना, क्लियर। दिव्यांश कह रहे हेलो निर्मा। बेटे निर्मा से पंगा नहीं, दूध से सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, है ना।
तो बेटे आप ये वाला गाना हम नहीं गाएंगे, ये आपकी मम्मी गाएगी और फिर आपको धुलेंगी मम्मी। मम्मी चाटा मार सकती है आपको, है ना। तो कृपा करके ऐसा ना करे दिव्यांशी जी, है ना, ठीक है। आ जाइए अब, मम्मी गाना दूसरा गाएंगे भाई। तो गाल पे लाल सी चमक आ जाएगी, बोले लाल सी चमक गाल पर आए, समझ गए। स्पैमर्स दूर भाग भाग जाए, सबकी पसंद, सभी टीचर्स की पसंद। गुड़िया के लिए अगर लड़की है तो उसके लिए मम्मी, क्योंकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, और लड़का है तो उसको तो पापा जब चाहे तब बेल्ट वेल्ट मार ही देते आते जाते, है ना। हाँ भाई आ जाओ। दूसरा क्या है कि एक ही अणुसूत्र के, एक ही अणुसूत्र के अलग अलग एक ही अणुसूत्र के अलग अलग यौगिक संभव है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समावयवता। इसका मतलब यहीं से पता चला समावयवता के बारे में। किसका पता चला, समावयवता के बारे में, कि हाँ भाई एक अणुसूत्र के अलग अलग यौगिक जो रहते हैं उन्हीं को तो क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, समावयवता। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है क्या। डन, कोई दिक्कत, क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करिए, दिल भेजिए, राधे राधे लिखिए, जल्दी 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 भाई, शाबाश। डन है भाई। एक बच्चा यहां पर सीएनओ बोल रहा है, सीएनओ लिख लो, एनसीओ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएनओ लिख लो। एनसीईआरटी में सीएनओ दे रखा है इसलिए सीएनओ सीएनओ कर रहा है, एनसीओ लिखोगे तो भी नहीं, उसको आइसोसाइनेट बोल देंगे, बस इतना ही है। क्लियर, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर, अब देखो ऑर्गेनिक मतलब ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में, यूनिवर्स में कार्बनिक यौगिक, जैसे इनका पता चला तो कार्बनिक यौगिक, यूनिवर्स में कार्बनिक यौगिक, एनसीईआरटी में सीएनओ दे रखा है इसलिए मैंने सीएनओ लिखवा दिया, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यूनिवर्स में कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। अभी थोड़ी सी पेप्सर की याद आएगी अपन को, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसका कारण है, इसका कारण कार्बन में श्रृंखलन का गुण है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारे यौगिक है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, बहुत सारे क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो उसका कारण क्या है, कार्बन में श्रृंखलन। अब पॉइंट ये है कि कार्बन में श्रृंखलन क्यों होता है, कार्बन में श्रृंखलन का कारण
कार्बन में श्रृंखलन। श्रृंखलन किसको बोलते हैं? ये पेप सर ने या तो पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया है तो आपको पढ़ाएंगे कहां पर? पी ब्लॉक में। कार्बन में श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन। का कारण क्या कारण होता है भाई? देखते हैं। सबसे पहले तो जरा हमको श्रृंखलन नहीं पता, ये क्या होता है श्रृंखलन? अब श्रृंखलन होता है मतलब समान तत्वों में, समान तत्वों की लंबी चेन, लंबी श्रृंखला। ऐसे जैसे मान लो ये कार्बन का, ये भाई साहब लंबी चेन बनी पड़ी बहुत सारी। क्लियर है? इसको बोलते हैं कार्बन में, मतलब इसको बोलते हैं श्रृंखलन, कैटेनेशन। क्लियर है क्या? डन है? ठीक है भाई। तो ये अगर पढ़ा दिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब समान तत्वों में, समान तत्व से जुड़ा हुआ है, लंबी चेन बनी हुई है, उसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। तो श्रृंखलन का कारण क्या है? पहला इसका कारण है हमारे पास कार्बन में श्रृंखलन का कारण नंबर 1 किस कारण से होता है? पहला, कार्बन कार्बन बंध सामर्थ्य। कार्बन कार्बन के बीच का जो बंध है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। कार्बन कार्बन का जो बंध है वो क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। क्लियर है? जैसे अगर आप कार्बन कार्बन बंध सामर्थ्य की बात करोगे, मतलब जैसे ग्रुप में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बंध जो है उसकी सामर्थ्यता कम होती जाती है। पास पास में है, मतलब स्मॉल साइज है, पास पास में रहेंगे बंध मजबूत रहेगा। दो लोग बहुत ज्यादा दूर है तो बंध वीक रहेगा, सिंपल सी बात है। तो कार्बन परमाणु का आकार बहुत छोटा रहता है, इसलिए वो आराम से हमारे पास क्या बना लेता है? बंध बना लेता है, और वो मजबूत बंध रहता है। क्लियर है? बोले सर ये वाली अगर बात है तो हम आपकी इस बात से तो सहमत है, बट हमारा एक छोटा सा डाउट और है। मैंने कहा क्या? बोले सर मजबूत तो इससे ज्यादा क्या ही होगा। मैं कहा हाँ ये बात तो है भाई साहब। बोले हाइड्रोजन से छोटा भी कुछ देखे हो के? मैं कहा भाई नहीं देखे भाई, हाइड्रोजन परमाणु से छोटा परमाणु तो नहीं देखे हैं भाई। ठीक है, तो फिर बताओ फिर इसकी बात। इसमें तो ये भी तो कैटेनेशन दिखा सकता है। मैं कहा सही है। तो बोले बंध बना दो सर, एच 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 ऐसे। बोले सर जी ये वाला कैसे बनाया? जब इसने एक बंध बना रखा है तो दूसरा कैसे बनाया? मैं कहा यही तो बोल रहा हूं भाई कि हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही बंध बना सकता है। तो श्रृंखलन का गुण वही परमाणु दर्शा सकता है जिसकी संयोजकता एक से ज्यादा हो, मतलब जो बहुसंयोजी हो। क्या हो? बहुसंयोजी। अगर भाई कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, कार्बन से भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बट हाइड्रोजन तो एक ही बंध बनाता है, तो वो श्रृंखलन का गुण कैसे दर्शाएगा? श्रृंखलन का गुण दर्शाने के लिए चाहिए कि भाई साहब वैलेंसी हो ज्यादा, कि कहीं से भी जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो, इधर जोड़ो, लो फिर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भाई साहब लो कार्बन का, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दूसरा जो हमारे पास आएगा वह है चतु संयोजकता, मतलब कार्बन की संयोजकता क्या है? ज्यादा है। दूसरा हमारे पास जो कारण है वो क्या है? चतु संयोजी। टेट्रावैलेंसी। क्लियर है? तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन में श्रृंखलन के गुण का कारण है, और इस गुण की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक में इतने सारे कंपाउंड है, इतने सारे कंपाउंड है कि कोई मतलब अथाह है, अनंत अनंत बोल सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आती है? अगर क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करिए, दिल भेजिए, राधे राधे लिखिए, जल्दी 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 भाई शाबाश, फटाफट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऊपर वाली चीजें अपन पढ़ेंगे पूरा ढंग से। तो जिनको छुट्टी चाहिए तुरंत बंद करो, निकलो भाई। छुट्टी का क्या है? छुट्टी तो बहुत सिंपल चीज है। ऑनलाइन में छुट्टी का मतलब तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए। बोले छुट्टी चाहिए, बंद कर दो मोबाइल, खत्म खेल, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या छुट्टी छुट्टी कर रखा है? कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई। अब आता है हमारे पास, ये आ गया। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है?
कार्बन कार्बन बंध सामर्थ्य, चतुसंयोजी टेट्रावैलेंसी, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो मैं आपको थोड़ा इनऑर्गेनिक की तरफ ले जाना चाहूंगा। तो हल्का सा इनऑर्गेनिक की तरफ, सर ने आपको बताई हुई चीजें, बट मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हमारे पास किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए भाई आ जाए, जिन जिन की हमें जरूरत पड़ेगी वो देखिए। अगर मैं बात करूं बोरॉन, यहां लिख रहा हूं परमाणु। क्लियर? और यहां पर लिख रहा हूं मैं परमाणु, आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा रहा हूं, सीख जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इतना टफ वाला अपन कुछ सीख ही नहीं रहे, बिल्कुल सिंपल वाला। ये वाली चीज तो आपको हर सर ने बताई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पार्ट जो है हर सर का है ना। परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज्यादा कुछ काम नहीं आएगी, सिंपल सिंपल सी बात करेंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है वैसा ही। और यहां पर आएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब अगेन मैं बता रहा हूं कि आप जब मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको चीजों में अंतर दिखेगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे अलग। तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं अगेन बोल देता हूं कि आपने पहले भी पढ़ी ये चीजें, नहीं हुए सेलेक्ट, कुछ गलती आपकी थी, कुछ गलती आपकी थी, ठीक है। पर अब वो गलतियां ना हो, तो इसके लिए जैसे बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगेन आप अपना दिमाग मत लगाइए कि इस वाली चीज की मेरे को जरूरत है, इसकी नहीं है, वो वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे को पता है कि मैं सब्जेक्ट को कैसे लेके चलूंगा, कहां पर किस चीज को कैसे लिंक करूंगा, तो मेरे को पता है किस चीज की जरूरत है। तो आपको अगर अलग चीजें मिल रही है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ काम आएगी। और चीजें तो केमिस्ट्री की पढ़ा रहा हूं ना, कहीं की भी हो, क्या दिक्कत है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब संयोजी कोष, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यही है। तो जिन जिन की अपन को जरूरत पड़ेगी उसकी बात करते। परमाणु है बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉन की विन्यास क्या रहता है? इससे जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस रहती है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक रहता है 2। तो 5 परमाणु क्रमांक है तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 तो ये आगे, इसके बाद बचा 2s2 और 2p1। यहां लिख देता हूं संयोजी कोष, ये भी लिख देता हूं मैं आपको, क्या लिख देता हूं? संयोजी कोष। तो संयोजी कोष कौन सा है? संयोजी कोष है n बराबर 2। जो सबसे बड़ा कोष रहता है, n की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा है वो है। तो 2s में कितने मतलब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2s में 2, 2p में 3, 2p में 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो अगर हमारे पास बोरोन ने 3 बंध बनाए, बोरोन ने कितने बंध बनाए? 3, तो 1 2 3। अब यहां पर मैं ये भी ध्यान बताऊंगा आपको, संयोजी कोष हो गए और यहां पर आ गया संयोजी कक्षक। देखना मैं बता रहा हूं, आपको मजा आएगा बहुत। इसको इधर कर देता हूं। संयोजी कक्षक, एक बात बताना मेरे को, ज्ञानी पुरुष हो, महिला तो बोल नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, पुरुष तो बोल ही सकता हूं। हम लड़कों का क्या है भैया, हमको कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, हमको फर्क पड़ता नहीं। बट भैया लड़कियों को अगर कुछ बोल दिया तो बुरा मान जाएंगे, है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हैं। हाँ भैया, अगर मैं बात करूं आपसे तो बताना मेरे को कि ये जो पी उपकोष है, पी उपकोष में कितने कक्षक रहते हैं, बताना जरा, थोड़ा हमको बता दो भाई। संयोजी कोष कितना है? 2 है, तो 2s और 2p। s में कितने कक्षक रहते हैं और p में कितने रहते हैं, बताना जरा। हाँ भाई ज्ञानी पुरुषों बताओ। बताएं बताएं। 3 रहते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब ज्ञानी सही बोला है मैंने। जहां मैं गंवार बोलूंगा मेरे को पता है कि तुम गलत बोलोगे, जहां ज्ञानी बोल रहा हूं इसका मतलब मेरे को पता है कि तुम सही बोलोगे, हाँ है ना। तो कितना आ गया हमारे पास सर? 1 इसमें 3 इसमें, टोटल कितने रहेंगे? 4 कक्षक रहेंगे। कितने रहेंगे? 4। 1 s में और 3 p में, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास? 4 हो गए। टोटल कितने कक्षक है? 4। तो अब देखना संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है, 2 ये 1 ये। तो अगर मेरे पास 4 कक्षक है, इसने बंद कितने बना रखे? 3, तो इसका मतलब 1 इसके पास खाली कक्षक है। ये वाला कक्षक कैसा है? खाली, क्योंकि 3 तो बंद बना रखे, तो 1 कक्षक खाली है कि नहीं है, बोलो भाई। अरे 1 कक्षक खाली है कि नहीं है, मानते इस बात को? है ना, मानते हो ना?
टोटल कितने कक्षक थे? 4। 4 में से 3 तो बंद बना रखे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ गए। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे संयोजी वाले, एक संयोजी कोष वाले ही बंद बनाते, ये बता देता हूं मैं, 1 2 और ये 3, ये 3 वाले ये रहे, बाकी हमारे पास एक खाली बचा। इसमें कोई दिक्कत है? डन है, ठीक है। कार्बन भैया की बात करते हैं, अगर हमारे पास कार्बन की बात करें, कार्बन ये आ गया 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2He, ये आ गया, और यहां पर आ जाएगा 2S2 और 2P क्या आ गया? 2। आपको डेली जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको अंतर दिखेगा कि हाँ सर, लास्ट ईयर हमने जो पढ़ा था और इस ईयर जो पढ़ रहे हैं चीजों में फर्क है। यहां संयोजी कोष कौन सा है? यहां भी सर संयोजी कोष n बराबर 2 है। सर जो आवर्त रहता है वही तो संयोजी कोष रहता है, जो आवर्त है वही संयोजी कोष है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर संयोजी कक्षक कितने हैं? फिर से संयोजी कोष में एक S है, एक P है, S में एक, P में 3, तो टोटल कितने हो गए? अगेन 1s3p बराबर 4। 1s3p बराबर कितना आ गए? 4 आ गए हमारे पास। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? यहां पर इस बार 4 है। तो अगर कार्बन हमारे पास 4 बंद बना लेगा तो उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बंद कैसे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 बना दिया हमने, कोई दिक्कत है? हाँ, अगर कार्बन भी 3 बंद बना रखा है तो इसके एक जो कक्षक रहेगा उसमें या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर वो खाली रहेगा, जैसा भी रहेगा वो देख लेंगे, बाद की बात है। क्लियर है भाई? यहां समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आया बताओ बेटे, ऐसे थोड़ी। अगेन देख लो, बोरॉन है, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हीलियम तक 2 आगे। इसकी जगह आपको अगर कुछ तकलीफ है तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल रहता है 1s, कक्षक रहता है 1s, तो 1s में आगे 2, यहां पर भी 1s में आगे 2, 2s में 2, 2p में। ये संयोजी कोष है, जो बाहरी कोष रहता है उसको बोलते हैं संयोजी कोष। तो संयोजी कोष 2 है, संयोजी कक्षक हमारे पास s में अगर नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूं लिखो भाई। s उपकोष में एक कक्षक रहता है, p में रहते हैं 3, तो अगर नहीं पता तो लिखो ना भाई। S में कितने रहते हैं? 1, P में कितने रहते हैं? 3। खत्म कहानी, लिख लो। ये नहीं पता तो कैसे भाई? मान लो कोई इंसान आया, तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हैं तुमसे, इसको जानते हो तुम, इनको जानते हो? बोले नहीं, मिला नहीं। बोले मिले तो हो, तुम बहुत छोटे थे, क्या नाम है इनका? बोले इनका नाम है रमेश अंकल। क्या नाम है? रमेश अंकल। अब आप जान गए कैसे? क्योंकि आपको बताया, आपने ध्यान रखा कि रमेश अंकल है, बस बात खत्म। तो यहां पर भी मैं बोल रहा हूं कि एस उपकोष में एक ऑर्बिट, एक कक्षक रहता है, पी में 3 रहते हैं, तो आप जान गए ना, आप लिख लो, बस खत्म कहानी। अगर आपको चीजें करनी ऐसे सीखते हैं भाई, और कैसे सीखते हैं? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, अब हमारे काम की चीज आएंगे। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो ये आ गया हमारे पास 1s2 2s2, और यहां पर कितना आ गया? 2p3। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3 5। यहां पर संयोजी कोष तो n बराबर 2 ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 3 5, तो यहां पर आ गया संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास? 5 है। 5 है तो नाइट्रोजन अगर हमारे पास 3 बंद बना रहा है, 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए इसके, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5, 1 2 3, 3 काम आ गए। संयोजी कक्षक तो वही है 2s और 2p, अगर मिलाए तो टोटल 4 ही है। इसका मतलब 4 ही कक्षक है, बट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 थे, जिसमें से 3 काम आ गए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक कक्षक में बचे। इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर, और हिंदी में बोलते हैं एकाकी। एकाकी काका कहां गए हैं? वो वाली काकी नहीं है भाई, ठीक है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है? लोन पेयर को क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि अगर नाइट्रोजन 3 बंद बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन अगर 3 बंद बना रहा है तो एक उसके पास लोन पेयर रहेगा। अब ये वाली चीज काम आएगी आगे, फिर आपको पता नहीं चलो चलो नाइट्रोजन के 5 लोन पेयर काचे आया। तो अगर 3 बंद बना रहा है तो लोन पेयर रहेगा भाई, अगर 3 बंद बना रहा है तो लोन पेयर रहेगा। अरे क्लियर है? ठीक है। सेम चीज यहां पर आ गया, नाइट्रोजन के बाद आ गया ऑक्सीजन। 8 नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन है। 8 पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? यही सेम 1s2 2s2, और यहां पर क्या गया? 2p4।
हाँ भाई बताओ फटाफट से। n बराबर तो 2 ही है सर, और यहां पर भी कक्षक सर जो है 4 ही है। बस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और 4 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। हाँ है ना, बोलो भाई क्लियर है, बोले हाँ सर ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन 2 बंद बना रहा है, इसके पास टोटल कक्षक 4 ही है। टोटल कक्षक कितने, 4, ये रहे ना भाई 4 कक्षक है, ये लिखा रखे। तो 4 में मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो 2 कक्षकों ने तो बंद बना लिए, यहां पर एक बंद ये बन गया है, एक बंद ये बन गया है। अब बचे मेरे पास 2 कक्षक, और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बताओ कितने लोन पेयर है। तो इसका मतलब यह है कि इसके पास 2 लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन अगर 2 बंद बनाएगा तो 2 लोन पेयर रखेगा। नाइट्रोजन अगर 3 बंद बना रहा है तो 3 बंद और एक क्या है, उसके पास लोन पेयर है। क्लियर है भाई, डन। और लास्ट हमारे पास एक और बचा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नंबर 9 पर आता है। तो फ्लोरीन में भी हमारे पास क्या आएगा, ये सेम ही आने वाला है। (1:2:2p5) n बराबर 2। संयोजी कोष, संयोजी कक्षक तो वही 4 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि सर 2s में 1, 2p में 3, p में कितने कक्षक होते, 3, और ये हमारे पास आ गया। मोहिनी मैम को तो रहने दीजिए भाई, अगर वो आ गई ना बेटे बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। ठीक है, तो यहां पर कितने आ गए, 7। फ्लोरीन ने अगर एक बंद बनाया तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर रहेंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया, तो इसके पास कितने रहेंगे, 3 लोन पेयर। क्लियर है, समझ में आ गई बात, डन है। तो अब जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ऐसे ही फॉस्फोरस रहेगा, क्योंकि इसके ही नाइट्रोजन के जैसे ही कौन रहेगा, फॉस्फोरस भी ऐसा ही रहेगा। ऑक्सीजन जैसा ही कौन रहेगा, सल्फर रहने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन के ग्रुप का ही कौन है, सल्फर है। और अगर फ्लोरीन की बात हो रही है तो फ्लोरीन जैसे ही कौन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा। इनकी जब जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सारी चीज काम की रहेंगी हमारे पास, हल्की हल्की सी, बहुत तगड़ी नहीं रहने वाली है। जितनी चीजें काम की आएंगी वो मैंने बता दी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कि ये चीज बता देनी चाहिए, मैंने बता दी है, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं इसको बताने में। बाकी कल अपन वो चीजें पढ़ेंगे जहां पर क्या ये सर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कि पूरी केमिस्ट्री में काम आते हैं, बट जब आप ये इनको पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट को समझने में अलग मजा आएगा, सब्जेक्ट को समझने में मजा आएगा, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। अगेन मैं बता देता हूं कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो आपको शॉर्टकट के रास्ते सिर्फ खुश करेगा, क्योंकि शॉर्टकट के रास्ते पर आपको सिर्फ पार्ट टाइम खुशी मिल सकती है। शॉर्टकट के रास्ते पर जो आपकी मंजिल है वहां तक वो रास्ता जाता ही नहीं है। मंजिल तक रास्ता वही जाएगा जो इंसान प्रोसेस के थ्रू चलेगा। मंजिल तक रास्ता कौन सा लेके जाएगा, जो आपको मंजिल तक पहुंचना है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचना है तो फिर प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है, देन शॉर्टकट अपनाओ, शॉर्टकट से चीजें मिल जाती है, अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन जो चीजें पढ़ने वाले हैं बहुत आसान आसान चीजें हैं। मूलानुपाती सूत्र पढ़ेंगे जो पढ़ रखा है आपने, अणुसूत्र पढ़ेंगे, ये बताएंगे आपको हर एक चीज। फिर कार्बनिक यौगिकों को संरचनात्मक निरूपण की कैसे कैसे बना सकते हैं, ये बहुत मजेदार चीज है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, यहां पर अपन अलग अलग नाम लिखेंगे, तुम्हारे लिखेंगे, हमारे लिखेंगे, जो भी है बढ़िया बढ़िया, है ना। ठीक है, तो ये वाली चीज नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, सिंपल सिंपल सी चीजें बताइए, उसके बाद अपन संकरण वंकरण सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, जिसने नोटबुक अलग से नहीं बनाई है अलग से नोटबुक बना ले, आज ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और बाकी सारी चीजें एक एक करके ढंग से पढ़े। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो गारंटी है वो मेरी है, आपको क्लास में चुनौतियां आ सकती हैं, क्लास में आपको लगेगा कि यार मतलब चीजें हमने नहीं पढ़ी है, जो पहले नहीं पढ़ी है, हमें तो ऐसा लगना चाहिए था कि हमें पढ़ा हुआ है, बट उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर चीजें इजी लगनी चाहिए। आपका जब यहां पर टेस्ट हो रहा है वो आपको इजी लगना चाहिए, आपका AITS होगा वो आपको इजी लगना चाहिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं से भी ज्वाइन की हुई हो वो आप सोल्व कर रहे हो तब आपको इजी लगना चाहिए, आप कोई बुक सोल्व कर रहे हो वो आपको इजी लगनी चाहिए। और उस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि आप नीट से रिलेवेंट कहीं पर भी कोई भी कंटेंट सॉल्व करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो आपको आपके नोट से इजी लगेगा,
और आप उन सभी क्वेश्चंस को बनाने में सक्षम रहोगे अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो। ठीक है, आज पहली क्लास थी, इस वीक में हमारी आई थिंक 6 क्लास रहेंगी, है ना, सैटरडे तक क्लास है, उसके बाद तुम्हारी एक वीक की, लगभग एक वीक से थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहेगा, छुट्टी रहने वाली है। तो उसमें आप आराम से जो पढ़ाया जाए वो पढ़िएगा और बाकी का कुछ जो बचा हुआ है वो कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको, जो अभी आपका दिवाली वैकेशन है उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। 2.0 मैंने बताया है, 1.0 में भी अभी मैं बताऊंगा कि उस वीक में आपको क्या करना रहेगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। अब 2.0 में आओ, 2.0 में लेक्चर आएगा आज, 2.0 में शाम को लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो होमवर्क में कुछ नहीं, सिर्फ जो हल्का सा बताया उसको देख लेना है। ये वाली चीज होमवर्क में डेली रहेगी, और वो क्या है, नोट्स रिवीजन, इसके बगैर कुछ नहीं है भाई, ये करना ही करना है आप। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, एकदम मस्त मजेदार तरीके से। याद रखिए, जब कभी भी डिमोटिवेट हो, जब कभी पढ़ने का मन ना करे, तो उस कारण को याद करना जिस कारण की वजह से आपने बैच ज्वाइन किया था, जिस कारण की वजह से आपने बैच ज्वाइन किया था उस कारण को याद रखिए। ठीक है, अगर आप उस कारण को याद करोगे तो आपको आएगा कि हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार नीट क्लियर करके रहूंगी, मेरे को सिर्फ एक चांस दे दो, या इस बार मैं नीट का एग्जाम क्लियर करके रहूंगा, मुझे सिर्फ ये चांस चाहिए। मैं दिल लगा के पूरी अपना 100% देके पढ़ाई करूंगा या करूंगी, और मैं इस बार रैंक निकाल के रहूंगा या रहूंगी। तो उस चीज पर आपको अड़िग रहना है, रुकना नहीं है। बीच बीच में आती है चीजें, वो जर्नी जब हमारी लंबी है तो आएगी, बट उस पर टाइम वेस्ट ना करके वापस से फोकस करना पढ़ाई पर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चीज तभी आती है जब आपका एम बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, और क्लास की आदत डाल लीजिएगा। मैं बता देता हूं आपको, आपकी जो क्लास की टाइमिंग है, आज नहीं है बट कल से जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो 1:15 से 3:15 की है। तो प्लीज इसके बीच में कोई चिकर पिकर ना करे। ठीक है, ये हमारी केमिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग रहेगी और यही रहने वाली है। मतलब अगर मेरी लास्ट क्लास रहेगी तो ये है, अगर बीच की क्लास रहेगी तो अभी 2 ही घंटे की क्लास रहेगी, 2 घंटे से कम की नहीं रहेगी। आपको कंटेंट चाहिए ढंग का, आपको कंटेंट मिलेगा, आप मेरे को समय दीजिए, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस जरूरी है कि आप भी मेहनत करो। ठीक है, और आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। जो भी चीज है क्लास में, कोई भी प्रैक्टिस शीट कब अपलोड कर रहा हूं, पीवाईक्यू कब अपलोड कर रहा हूं, मान लो कुछ चीज पढ़ के आनी है, जो भी चीज है सारी चीज आपको वहां पर मैं बताता रहूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल। ठीक है, याद रखना है ये रेस सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, ये रेस है इस बार रैंक की। ठीक है, तो रैंक लेके आना है, पढ़ाई भी उसी तरीके की करनी है, तो स्ट्रगल भी उसी तरीके का रहेगा। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।